हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज सोल्यूशन में। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बेसिकली दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे डालने थे बट मैं डालना भूल गया, और थोड़ा सा लिंक भी आपको मैंने लेट सेंड किया था। वो मिस्टेक से लिंक मैंने कॉपी पेस्ट किया था बट सेंड करना रह गया है। तो यहाँ पे कुछ टॉपर्स हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बने रहोगे। और नाम गजब का रखते हो आप लोग, SJRP। भाई साहब पूरा नाम लिख लिया करो, AKABC। कैसा नाम है यार, क्यों ख़राब कर रहे हो अपने नाम को? करना ये तो कुछ अच्छा करो, नाम के साथ ख़राब क्यों करना। बाकी ये BPSC के कैंडिडेट हैं, इन्होंने जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ये कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी सेपरेट मेरिट लिस्ट होती है। गर्ल्स कैंडिडेट मेरे हिसाब से अगर आप 25 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में आपके 45% मिनिमम क्राइटेरिया होती है एक्सेप्ट देन द गुजरात। चलिए, यहाँ पे कुछ और स्टैटिक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब डिस्कशन में अपना टाइम ख़राब क्यों करें हम लोग। आप देख लेना, आपको जो भी इसमें समझ में आए, किस कैटेगरी कितना, ये सारा कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। ये वीडियो देख लो आप, यहाँ से आपको अपना रैंक पता चल जाएगा कि बेसिकली आपके कितने मार्क्स हैं और कहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो। काफ़ी कम लोग टेस्ट सीरीज में अपीयर हुए थे, अब लेट होने की वजह से कम हुए, या फिर आप लोग मज़े में हो, कोरोना की वजह से पढ़ नहीं रहे हो, रीज़न जो भी हो, या फिर डर लगता हो टेस्ट सीरीज देने से कि यार मार्क्स कम आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता हो, मतलब रियलिटी फेस करने का मन नहीं करता हो, जो भी रीज़न है। बट कम लोग अपीयर हुए थे इस बार। ये कुछ मेरे हिसाब से बनाई गई क्राइटेरिया है, और मैं कहता हूँ कि आप ट्राई करना कि ये वाला जो गुड है उससे ऊपर ही रहें, उससे नीचे ना जाएं आप लोग। तो यहाँ पे कुछ मैंने वो क्राइटेरिया जो वहाँ पे आपको चार्ट में दिखाया वो मेंशन कर दिया। आप देख लें कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आप कोशिश करें कि जो कैंडिडेट्स, अब कितनी वैकेंसी होती है, वैकेंसी के हिसाब से देख लें कि आपको इतने मार्क्स तो लाना है ताकि आप कम्पीट कर पाओ। हालाँकि यहाँ पर कम लोग ही अपीयर होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ तो है नहीं कि आपको एग्जैक्ट रैंक पता चलेगी। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हैं लाएं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें। टेस्ट का जो लिंक है वो भी दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग टेस्ट में अपीयर होंगे, हमें पता चलेगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ये आपका चैनल है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी PDF होती है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वीडियो के लिंक भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खैर, ये तो कहानी रही, अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी? जहां पे ऑक्सीजन आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अगर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो वहां पे CO2 का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम में क्या होता है ये आपको पता है, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस होता है। फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप, दैट इज़ 235। और जो नेचुरल कंडीशन में हमको यूरेनियम मिलता है उसमें मैक्सिमम होता क्या है, 238 होता है। मतलब ये कह लो आप 99.3% तक 238 ही होता है, 0.7% यूरेनियम का 235 होता है। आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है या फिर आपको बम बनाना है, मतलब आप न्यूक्लियर बम का नाम तो सुने ही होंगे आप सभी लोगों ने। दोनों में से कोई सा बनाना है, आपको यूरेनियम 235 चाहिए, बट दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल यूरेनियम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे पास पुराने रिएक्टर हैं जैसे CANDU, कॉन्ड्यू रिएक्टर का नाम सुना होगा ना, CANDU। इस रिएक्टर में डायरेक्टली आप जो भी नेचुरल कंडीशन में यूरेनियम मिलती है उसको फीड कर देंगे। बेसिकली ये रॉड बना के हम इसको फीड करते हैं, बंच बनाते हैं ना, छोटे छोटे पीलेट्स होते हैं, और छोटे छोटे पीलेट्स को हम क्या करते हैं, बंच बना के डाल देते हैं। मतलब एक आपके पास पाइपलाइन होती है, ढेर सारे इसमें पाइप्स होते हैं, इसमें इसको भर देते हैं और इसको हम रिएक्टर में डाल देते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, सिंपल आप देख सकते हो। कभी अगर आप विजिट करने जाओ तो एक्चुअल में भी आपको दिखा देते हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे भी प्रोटोटाइप ही दिखाते हैं आपको। तो ये बेसिकली इसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब अभी जो यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न कंडीशन में हम कहें तो यूरेनियम जो होता है उसको इनरीच करके यूज़ करते हैं हम 3 to 5% तक। कितना? 3 to 5% तक एनर्जी के लिए, एनर्जी यूज़ के लिए। अगर आपको बम बनाना है तो वहाँ पे ये वाला काम नहीं आएगा, ये इसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो हमको और ज़्यादा इनरीच करना पड़ेगा। इनरीच मतलब यूरेनियम के प्योरिटी की हम तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अमाउंट ऑफ 235 को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
अब कितना तक बढ़ाना चाहिए भाई, अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बम बनाना चाहते हो, बट 90% के आसपास आपको इनरीच करना पड़ेगा, तब आप बम बना पाओगे। इसीलिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं वो आपस में डील करती हैं। जैसे बहुत फेमस डील आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए ने ईरान के साथ एक डील किया था ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, मतलब जो ईरान था वहाँ पे उसको इनरिचमेंट की परमिशन दिया गया था 3.7 कि 3.7 से अब ज़्यादा इनरीच नहीं कर सकते हो ताकि वो न्यूक्लियर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन ना बना पाएँ। तो अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो काफ़ी इनरीच करना पड़ेगा। अब कितना हो गया उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक भी कर दिया, आपको ये भी पता होगा, दोबारा से होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं। खैर, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइमरी बैरियर टू यूजिंग सोलर एनर्जी इन द इंडिया इज दैट। चाहे हम इंडिया की बात करें या फिर अदर कंट्री की बात करें, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। इंडिया, चाइना या कुछ और कंट्री की अगर हम बात कर लें, बेसिकली एशियन कंट्रीज़ की। बाकी अगर आप यूरोप और अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ थोड़ा और कास्ट बढ़ जाती है। आप कह सकते हो लेबर कास्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। बाकी तो चाइना में कम होना चाहिए, बट स्टिल जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ये कह रही है कि अभी इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो सबसे चीपेस्ट है। अभी मैं इंडिया की बताऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या फिगर है, बट अभी के लिए ऑप्शन आपका सी सही है। सोलर पावर इज़ नॉट इकोनॉमिकल कम्पिटिटिव विथ अदर एनर्जी सोर्सेज। अभी भी जो सोलर पावर है वो हमारे दूसरे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो, इनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंट का मैं डाटा बताऊं अगर 2019-20 का, तो एनटीपीसी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो लोवेस्ट हो गई थी, लोवेस्ट थी 1.94 पर यूनिट। ठीक है, रिज इतना एक का प्रोडक्शन कास्ट, एक यूनिट की प्रोडक्शन कास्ट इतना थी। बट ये प्रोडक्शन क्या से ध्यान रखें, आपको ये कितने पे मिलती है, 5 to 7 रुपीज़ पर यूनिट पे मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो, ये वेरिएशन हो सकता है। 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ तक भी हो सकता है। अगर आपका इंडस्ट्रियल है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी के लिए लोवेस्ट ये था। बट ये वेरी करता रहता है, ये आप कह सकते हो 2 to 2.5 के बीच में वेरी करता रहता है। जैसे कोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, इस सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोल पावर प्लांट है तो केवल कोल पे डिपेंड करेगा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी तो है, ट्रांसपोर्ट भी तो उसको करना है, तो ऑयल डीजल पे। फिर स्टार्टिंग में जो हमारा पावर प्लांट हो, बर्निंग के लिए स्टार्ट करने के लिए हम हैवी ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो भी कास्ट है। तो खैर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर के लिए अभी इंडिया ने रिसेंटली दो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो बताया गया है रिच 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, ये कंपनियों ने बीट किया था। इसके पहले 2.5 रुपीज़ था, तो अभी तक ये लोवेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो भी कहती है कि इंडिया में लोवेस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या सच में हो रहा है और ये हर जगह अवेलेबल है? अभी के लिए हर जगह नहीं है, बट अभी इंडिया ने इतना रिसर्च कर लिया है, अपने यहाँ खुद का भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कस्ट है और हम बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट कंटिन्यूसली घट रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि ये सस्टेन करेगी 2 रुपीज़ के आसपास। अभी के लिए ये ज़्यादा है, ये 4 रुपीज़ के आसपास या उससे ज़्यादा है, बट हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर ये कम हो जाएगी और ये रिप्लेस कर देगी कोल को या फिर अदर जो हमारे ट्रेडिशनल हैं। बट अभी के लिए आपका ऑप्शन कौन सा है? सी करेक्ट है। और चीपेस्ट इंडिया है अभी के लिए, इसके ऊपर चाइना है, इसके बाद यूएस तो 2 टाइम है इसके। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल सच एज द वुड, ग्रेन, शुगर एंड अदर म्युनिसिपल वेस्ट इज कॉल्ड बायोमास। कहते हैं ना बायोमास, जैसे पेड़ है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ क्या करता है भाई, पेड़ कहाँ से एनर्जी लेता है आपको पता ही है। अल्टीमेट एनर्जी सोर्स कौन सा है? अल्टीमेट एनर्जी सोर्स आपका सोलर ही है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सोलर से। इसी तरीके से हाइड्रो को भी हम कह दें तो हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट जो होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उनको भी अल्टीमेट कहें तो सोलर से ही है। देखो अब पानी आपके डैम पे कैसे पहुंचता है, यहाँ से नीचे से इवापोरेट होता है, बारिश होती है तभी तो आप डैम में कलेक्ट करते हो या नदियाँ बनती हैं। अब मान लीजिए जो हमारा पोल्स है नॉर्थ और साउथ, वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती तो बर्फ़ ही जमा रहता है। ठीक है, तो फिर कैसे नदी आती, कैसे पानी है? तो अल्टीमेटली हम कहें किसी भी सोर्स को लेके तो टोटल अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का वो सोलर ही होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द हीटेड ग्राउंड वाटर। जियोथर्मल एनर्जी ना, जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है और बहुत नीचे जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर वो क्या करता है, इवोपरेट कर जाता है, उस स्टीम को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सारे हैं जो भी ये हैं जो रीयूज़ किए जा सकते हैं उनको सबको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑयल और फैट यूजिंग द ट्रांसटेरिफिकेशन। दिस इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन जिससे हम बायोडीजल को प्रोड्यूस करते हैं बायोमास से। और जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक रिएक्शन होते हैं। बेसिकली हम जो शुगर केन होते हैं या फिर दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं उनको फर्मेंटेट करके अल्कोहल एसिड बनाते हैं, मतलब वही जो दारू पीने वाली होती है वो भी बनाते हो आप इसी तरीके से। डिस्टिलेशन बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑयल को सेपरेट करते हैं डिस्टिल्ड कॉलम में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल में। पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैं लास्ट में लिंक भी कर दूंगा। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। फोटोवोल्टिक सेल है किस में कन्वर्ट करता है भाई, डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गुड फॉर द विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट के लिए कौन सा अच्छा रीजन होता है, ऑफशोर होता है या ऑनशोर। अभी के लिए ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कि ऑफशोर होता है। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑफशोर क्यों होता है। ऑफशोर मतलब हम बात कर रहे हैं कोस्टल रीजन, मतलब समुंदर में लगा दें, वाटर बॉडी जहाँ पे है वहाँ पे लगा दें। आप सभी को पता है कि जो वाटर बॉडी होती हैं, और बेसिकली हम बात करें तो हम सी की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एयर कंटिन्यूसली चलती रहती है एज कंपेरिजन टू ऑनशोर। वहाँ पे एयर की स्पीड अच्छी होती है और डेफिनेटली अगर हमको स्पीड अच्छी मिलेगी तो हम वहाँ पे पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है विंड स्पीड का। दूसरा एडवांटेज होता है कि विंड स्पीड यहाँ पे कंटिन्यूस मिलती है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहती है अराउंड टू अराउंड होल द टाइम आप कह सकते हो। मतलब इतना स्पीड हमको मिलती है कि हम पावर प्रोडक्शन कंटिन्यूसली करते रहें, जो कि आपको ऑनशोर में नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा ऑनशोर में वेरिएशन रहता है। तीसरी सबसे अच्छी बात यह है, आप सभी को पता है कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वो जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ के आसपास ही बनी होती हैं। जैसे मुंबई है आपके, ऐसे कोलकाता है, कोई सी भी आप सिटी ले लो, चेन्नई, वट एवर दैट, तो वो क्या होता है कोस्टल रीजन पे होती हैं। और वहीं पे आपने क्या लगा दिया, विंड पावर लगा दिया, तो वहाँ से आपको सप्लाई आसान हो जाती है। और ऑनशोर लगाया आपने कहीं पहाड़ों में और वहाँ से सप्लाई करने में काफ़ी दूर तक जा रहे हैं तो सप्लाई कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब एडवांटेज होते हैं ऑफशोर में आप लगाओ। तो क्या सारे एडवांटेज ही होते हैं, नहीं जी, डिसएडवांटेज भी होते हैं। पहले तो आपको सी लेवल में वो लगाना है भाई, आप देख लो वहाँ पे कितना फीट अंदर तक लगाना है। जो मटेरियल आप यूज़ करोगे वो कॉस्टली होगा, मटेरियल का मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, जल्दी इरोज हो जाएगा, आपको मटेरियल करोज हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से पानी में केबल बिछाने पड़ेंगे, उसकी अलग डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। और मान लीजिए कभी तूफ़ान, अक्सर आते रहते हैं तूफ़ान आया, आपकी लेड ब्लेड सब निकल के बाहर हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जनरली नहीं लगाते हम। ये सारे एडवांटेज होने के बाद भी हम प्रीफर्ड नहीं करते, बट फिर भी काफ़ी सारे जगह पे किया जा रहा है। कंसंट्रेशन सोलर पावर CSP सिस्टम यूज टू फोकस अ लार्ज एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू ए स्मॉल बीम। तो यहाँ पे इन सबका हम यूज़ करते हैं लेंस, मिरर और ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे कि क्या होता है, हम ट्रैक करते रहते हैं हमारी जो सोलर रेडिएशन है किस डायरेक्शन से आ रही है, ताकि एक कंसंट्रेशन हमको मिल पाए। कई बार हम रिफ्लेक्शन वाला फंडा अपनाते हैं कि हमारी जो रेडिएशन है उनको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे करें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कई बार हम क्या करते हैं, ग्लास ऐसा यूज़ कर लेते हैं जो हमारे रेज को कॉन्सेंट्रेट कर देती है। जैसे कन्वेक्स लेंस लेके आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सोलर रेडिएशन में लेके जाओगे, हम लोग बचपन में अक्सर करते थे, वो पेपर जला देता है। नहीं, सोलर रेडिएशन के सामने नीचे पेपर रखना, ऊपर कन्वेक्स लेंस रख लेना, और वो क्या करेगा, सोलर रेडिएशन से आएगी जो रेडिएशन वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर देता है कि आपका पेपर जलने लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय द स्टोर वाटर इन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स, सन है। पहले मैंने आपको बताया जो भी मिलता है सब सन से मिलता है भाई। पौधे ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, मतलब कुछ भी एनर्जी स्टोर हो रही है, कहीं पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हीट कहाँ से मिलेगा, उसको सन से मिलेगा। नहीं, तो अल्टीमेट सोर्स है वो एनर्जी का। ओशियन थर्मल एनर्जी इज़ ड्यू टू, ओशियन थर्मल एनर्जी क्यों मिलती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मिलता है। नहीं, आप जैसे जैसे अंदर जाते हो टेम्परेचर कुछ 2 to 5 डिग्री के आसपास होता है, ऊपर टेम्परेचर जो होता है 30-35 डिग्री के आसपास रहता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन है भाई? ग्लास शीट। ग्लास शीट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर देता है? देखिए, ग्लास शीट क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस नहीं छोड़ती है। अगर ये पकड़ के वापस छोड़ देती है दैट इज़ नॉट अ मैटर, ये पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेती है और पास ही रखती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और हम इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द पावर जनरेशन ऑफ द विंड मिल इज डिपेंड अपॉन द विंड वेलोसिटी। भाई विंड वेलोसिटी रहेगी तो पावर जनरेशन होगा, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगा सिंपली। तो पावर जनरेशन जो होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है। ए मतलब क्या होता है यहाँ पे, एयर डेंसिटी, सॉरी रो मतलब एयर डेंसिटी। जो ए होता है दैट इज सर्कुलर एरिया स्वेप्ट बाय द रोटर, और यहाँ पे वी होता है आपकी विंड की वेलोसिटी का क्यूब, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई सा भी पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना इनको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सन कैन बी टेकन एज द इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स। हाँ बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी सही है कि ये एग्जॉस्ट नहीं करता। हालांकि अभी तक बताया जा चुका है कि सन कब तक रहेगा, बट वो सब प्रेडिक्शन है, तो ये भी मोस्ट प्रॉब्ली सही है, बट ज़्यादा एक्यूरेट ये है अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है तो। हाइड्रो एंड विंड पावर प्लांट आर नॉट पोल्यूटिंग सोर्स। अब पानी का आपने यूज़ कर लिया, नेताओं जैसे तो कहोगे नहीं कि पानी का यूज़ करके आप उसको किसानों को दे देते हो और सारी जो उर्वरक शक्ति होती है आप खुद ही उसको यूटिलाइज कर लेते हो, तो किसानों को उस पानी से क्या मिलता है? तो ये है किसानों का शोषण, ऐसे नेता लोग कहते हैं। आप तो ऐसा नहीं कहोगे, उम्मीद है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पानी का यूटिलाइज कर लो, एयर का यूटिलाइज कर लो, एयर एज इट इज़ रहेगी, पानी भी एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल। जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा स्पीड, जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, उतना ज़्यादा पावर। ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंड पावर। इट इज एक्सपेक्टेड टू हार्नेस विंड पावर टू मिनिमम इन ओपन स्पेस। नहीं, मिनिमम नहीं जी, मैक्सिमम होता है, तो इसलिए ये भी गलत है, मतलब ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही है। और नेक्स्ट जो है, पोटेंशियल एनर्जी से हमको क्या ही लेना देना है भैया, हमको तो चाहिए वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ही हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका दोनों सही है। अब वहाँ पे थोड़ा सा एक अल्फ़ाबेटिकल चेंज हो गया था, इस वजह से। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ प्लैनेट एंड द सरफेस इज नोन एज। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाते हो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और उसे हम कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी इनकरेक्ट आपको चूज करना है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द बायोगैस इज मेथेन नॉट इथेन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए ये वाला आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई थी भाई? 2009 में बनाई गई थी। डेट आप याद कर लो, 26 जैन 2019। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता आपसे। फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल, सॉरी बायोफ्यूल्स। इनमें से कौन सा सही है? देयर कंट्रीब्यूशन इन रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन इज लिमिटेड। भैया CO2 एमिशन क्यों नहीं होगा? अगर लकड़ी आप बर्न करोगे तो नहीं होगा, या फिर बायोडीजल बर्न करोगे तो नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे तो होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये CO2 में रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो बनते हैं, उनका काम ही है पानी को। अब पेड़ लगाओगे तो पानी तो कंज्यूम करेगा ना। ठीक है, तो बायोमास प्रोड्यूस करोगे, बायोमास से ही तो बायोफ्यूल आप प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो ये सब कंज्यूम करता ही है वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाला फर्स्ट में रहेगा, सेकंड वाला सेकंड में रहेगा, थर्ड वाला थर्ड में रहेगा, फोर्थ वाला फोर्थ में रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग से रिलेटेड है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का यूज़ हम हर जगह करते हैं। ये 3D ड्राइंग है, इसमें सारे एक्सिस के लिए हम सेम स्केल का यूज़ करते हैं, और डिटेल में मैंने जो अपना ड्राइंग वाला वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसी तरीके से ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको डिटेल में हर पॉइंट को एनिमेशन के साथ मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्लिक ड्राइंग। ऑब्लिक ड्राइंग मतलब क्या होता है भैया? ये एंगल पे ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे ये देख लो। और इसमें आपको ना
कम जो शेप फेसेस होते हैं जिनका आपको एक्चुअल साइज मिलता है, क्योंकि ऑब्लिक है, एंगल पे है, तो एक्चुअल साइज आपको मिलती नहीं है, कम डायमेंशंस इसमें एक्चुअल होती हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये सारे ऑब्लिक ड्राइंग हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, सभी को पता है। कुछ लोगों ने गलत किया है, भैया क्यों गलत किए हो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो पूछा नहीं गया था आपसे। तो यहाँ पे कुछ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, भाई साहब खड़ा हो गया, इधर से देख रहे हैं ये, तो ये आपका प्लेन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, तो दोनों के बीच में है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जर्वर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन आपका बीच में आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, हाँ है ना भैया, देख लो इन दोनों, ये दोनों इसके बीच में प्लेन है, तो यहाँ पे देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, आपको थोड़ा सा इमेजिनरी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, सिंपल है, इसीलिए सिंपल वाले को हम यूज़ करते हैं अपने देश में। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट एंगल का ऐसे आप बना लेते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये साइन है, एक और बना लो। इसी तरीके से अगर थर्ड का होगा तो कुछ ऐसे बन जाता है ये। तो ये सारी चीज़ें पहले डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उम्मीद है इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फ्रंट, बॉटम, राइट, लेफ्ट एंड टॉप, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये हो गया आपका थर्ड एंगल, थर्ड एंगल में जो जिधर है उधर ही कर देते हैं हम, तो ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्केल। ये वाली स्केल कैसी है भाई, ये वाली स्केल है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए मीटर में लेते थे, 50 मीटर का है तो वहाँ पे हम स्केल में 1 मीटर ड्रॉ करेंगे, 50 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से ये इनलार्जिंग भी हो सकती है, मान लीजिए बहुत छोटा हमको ड्रॉ करना है तो हम 50 × 1 ले लेते हैं, तो ये इनलार्जिंग है, नहीं कि हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाले को 50 मीटर में ड्रॉ करेंगे। तो इनलार्जिंग भी यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग भी यूज़ करते हैं। जनरली हम रिड्यूसिंग करते हैं क्योंकि सीट हमारे पास छोटी होती है और जो ऑब्जेक्ट्स हमको बनाने होते हैं वो बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सपेक्ट रेशियो इज द ड्राइंग इज डिफाइंड एज द रेशियो। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, लार्जर डायमेंशन डिवाइडेड बाय द शॉर्टर डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ बाई विड्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द सरफेस जनरेटेड, बहुत ही सिंपल है, किसी रेक्टेंगल को एक उसके एक्सिस के थ्रू घुमा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सिलेंडर मिल जाएगा ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के लिए कौन सा करेक्ट है, तो इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि हाउ मच द कोनिक सेक्शन वेरीज फ्रॉम बीइंग द सर्कुलर। कोई कॉनिक सेक्शन सर्कुलर बनने से कितना वेरी कर रहा है उसे हम कहते हैं उसकी एसेंट्रिसिटी। जैसे सर्कल की हम बात कर लें तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये सर्कल है। दूसरों को हम कंपेयर करते हैं कि भैया ये सर्कल नहीं बनना चाह रहा है, मतलब कितना उससे वेरी कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं उसकी एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1, हाइपरबोला ग्रेटर देन 1, एलिप्स लेस देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ये सारे ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। और ये वाला है ना, ये प्रोजेक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल के लिए। सर्कल आर डायमेंशनड बाई देयर, किससे, डायमीटर से। तो स्ट्रिक्टली डायमीटर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डायमीटर है, क्योंकि ड्राइंग में सर्कल को हम डायमीटर से दिखाते हैं। मतलब इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे भी इस तरीके से डायमेंशन मेंशन्ड होती है। इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग द पॉइंट वेयर द आइज ऑफ ऑब्जर्वर इज लोकेटेड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, स्टेशन पॉइंट कहते हैं। और वेनिसिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जैसे ये है वेनिसिंग पॉइंट, इस तरीके से सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट्स हो रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका स्टेशन पॉइंट्स हो गया, ठीक है। सिंपल अगर वेनिसिंग पॉइंट को समझना है तो जैसे आप रेलवे की पटरी को देखिए तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, कुछ टाइम बाद ये जब दूर तक जाती जाएंगी तो ऐसा समझ में आएगा कि एक ही लाइन है, 2 नहीं है। तो जब 2 पैरेलल लाइन किसी पॉइंट पे क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं वेनिसिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेशन पॉइंट, तो स्टेशन पॉइंट इज जो ऑब्जर्वर होता है जहाँ से देखता है। द सरफेस जनरेटेड व्हेन द राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेट अबाउट इट्स साइड। कैसे हो गया भाई, रोटेट हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, आपका कोन बना लेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एज द ड्राइंग टू द एक्चुअल। बिल्कुल यही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर हम इन लार्जिंग स्केल लेते हैं 50:1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग की डायमेंशन क्या है 50, एक्चुअल क्या है 1,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका RF 50/1। इसी तरीके से 1:50 ले लेते हैं हम, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे ऊपर क्या रखते हैं हम, जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ क्या हो जाएगा 1, ड्राइंग बाय डायमेंशन और एक्चुअल डायमेंशन, तो 1/50 हो जाएगा। तो अगर इनलार्जिंग स्केल है तो आप देख रहे हो ज़्यादा होगा, अगर आपका रिड्यूसिंग स्केल है तो ये कम होता है। बेसिकली आपका ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अ सर्कल विल अपीयर एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज, कैसा भाई, इलिप्स दिखता है ना, वेरी सिंपल, काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है। व्हेन द कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और पैरेलल टू द बेस ऑफ द राइट कोन, ठीक है, तो ये आपने राइट कोन बना लिया भैया। तो ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द बेस, तो क्या बन जाएगा आपका सर्कल ना। ऐसे कट करेंगे ना, देखो ये ऐसे कट करेंगे, यहाँ भी सर्कल यहाँ भी सर्कल, तो ये सर्कल ही तो बन रहा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ एक्सिस ऑफ द कोन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस इट कॉल्ड ऑब्लिक कोन। ऑब्वियसली ऑब्लिक मतलब क्या है, एंगल पे है किसी। डाई इलेक्ट्रिक ऑफ द कोन इज, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है किसी भी कोन का, कि वो फिक्स्ड लाइन जो उस कोन को रिप्रेजेंट करती है उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक आप क्लोज्ड कर्व क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ द कोन इज नथिंग बट अ क्लोज कर्व। देखो भैया यही वाली जो लाइन है, यही वाली लाइन तो कोन को डिफाइन करेगी, तो इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट विल बी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सेकेंड कोऑर्डिनेट देखिए, ये आपका बी पॉइंट है, इसका फ्रंट आ गया यहाँ पे भी, इसका टॉप यहाँ पे आ गया है, इसको आप रोटेट कर देते हो, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो फ्रंट व्यू अबव द XY एक्सिस, चूंकि ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन हम नहीं यूज़ करते हैं जनरली। और डिटेल में आपको जानना है, फर्स्ट का भी जानना है, थर्ड का भी जानना है, फोर्थ का भी जानना है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अब यहाँ पे नहीं करेंगे। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस सेंट्रॉयड, ये भी मैंने डिटेल में एनिमेशन के साथ आपको बताया हुआ है। ये देखो आपकी फिक्स लाइन है, यहाँ पे एक सर्कल रोटेट कर रहा है, सर्कल पे आपने एक पॉइंट ले लिया, उसी पॉइंट को ट्रेस कर रहे हो उसका लोकेशन, तो क्या बन जाएगा आपको, साइक्लॉइड बन जाएगा। इनवॉल्यूट भी कुछ इसी तरीके से बन जाता है, एक सर्कल है और ये एक सर्कल पे पॉइंट है, आपने देखो एक रस्सी लपेट दिया और रस्सी को खोलना चालू कर दिया और रस्सी को आपने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे रस्सी खोलती जाएगा ये पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो ये क्या बन जाता है आपको, इनवॉल्यूट। और ये जो बेस है, जो सर्कल जिस पे आपने लपेटा हुआ है उसे हम कहते हैं बेस, तो एक ही रहेगा एक इनवॉल्यूट के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोगैस, क्या भाई, बायोमेथेन। बायोगैस में क्या होता है, मेथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ बायोएथनॉल इज यूटिलाइज, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, सॉलिड रेजिडुअल्स बचते हैं। ठीक है, सॉलिड बचते कैसे, हम उनको इवापोरेट करके सॉलिडिफाई कर लेते हैं, तो सॉलिड रेजिडुअल जो बचता है ग्रेन्स का, उसको हम यूटिलाइज करते हैं एनिमल फीडिंग के लिए, और उसको हम एक टर्म देते हैं DDGS। DDGS मतलब होता है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन्स विथ सॉल्युबल्स, ठीक है। और ये प्रोटीन रिच डाइट होती है, ध्यान रखिए, जैसे आपको सोयाबीन में, मस्टर्ड में प्रोटीन मिलता है ना, उस टाइप की प्रोटीन इसमें भी मिलता है, तो कुत्तों को खिलाते हैं लोग खरीद के, ठीक है, तो हाई प्रोटीन डाइट्स होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन द स्पाइरल ईच कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ स्पाइरल इज टर्म एज द कन्वोल्यूशन, ठीक है, ये एक रिवोल्यूशन करने में, और ये अपने पोल के पास पहुंचने में कितना रिवोल्यूशन या कन्वोल्यूशन ले लेंगे, अब पता नहीं भाई कितना, जितना बड़ा स्पाइरल है उतना लेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, ये घूमते रहते हैं सीढ़ियों के आसपास, घूमते रहते हैं, लास्ट में जाके एकदम ऊपर देख रहे हो ना, पोल में मिल जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द प्लेन विच आर परपेंडिकुलर, देखो ये प्लेन है, परपेंडिकुलर है भैया, अगर आपको इसको देखना है तो साइड व्यू ही आपके पास ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, लाइन दिखेगी। नेक्स्ट जो आपका बायोएथनॉल इज मिक्स विथ पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिला के हम इसको ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं। द एरोबिक डाइजेशन ऑफ द स्वेजेज, मतलब नाला में दो डाइजेशन होते हैं यहाँ पे, एक एरोबिक डाइजेशन होता है, दूसरा एनारोबिक होता है। तो एनारोबिक जो होता है वो हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, और इसको हम ओपनली करते हैं एरोबिक, मतलब सिंपली आप लोगों ने सुना ही था, एक बार बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, कई बार मैंने बताया भी है, PM साहब ने कहा था कि नाले से गैस निकलना, तो ये कोई नई बात है नहीं, ये साइंस है, कई बार होता है, बट फिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि महंगा पड़ता है, गैस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तभी तो बर्न होगी भाई, ऐसे गैस कहीं से निकल के बर्न कर लोगे तो आप तो फिर तो इतना नाला, हमारे देश में तो गैस ही गैस हो जाती नहीं।
तो ध्यान रखना आप, एरोबिक है मतलब इसको हम ओपनली करते हैं, एनारोबिक है मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं। डिटेल में जानना है तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी का लेक्चर देखना पड़ेगा। इन बायोमेथेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 25 से लेके 50% के आसपास हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तो वैसे आप कहोगे कि ये भी सही, बट मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन 30 to 40 है। वैसे आप मैच कर लेना, 25 to 50% तक दिया रहे तो ऑप्शन सही होता है। अब इसमें से जो अप्रोप्रिएट रहे उसको चुन लेना। द ट्रू शेप ऑफ द ऑब्लिक प्लेन इज ऑब्टेन। ट्रू शेप जब ऑब्लिक है भैया, किसी एंगल पे है, तो ट्रू शेप उसका कहीं पे नहीं मिलने वाला है किसी भी प्लेन में, प्रिंसिपल प्लेन में, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ अबव। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर यहाँ तक आई गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करते रहिए। इससे हम भी प्रमोट होते हैं और कोशिश करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी, आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।